Hello friends, in this video we are going to study the last videos topic of the last 5 minutes जिसकी की वॉइस थोड़ा सा क्या थी आपकी कम क्लियर थी तो उसको फटाफट क्या करता हूँ मैं रिवाइज करता हूँ. In the last 5 or 7 minutes of the previous video we was discussing about the types of motion and we have seen that there are the two types of motion. The first one is said to be your uniform motion and the second one is said to be your non-uniform motion. क्लियर. यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन कैसा था आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये बात बताया था मैंने. ये जैसे आप अगर 60 की स्पीड से चल रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यूसली चल रहे हो तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? आप फर्स्ट आवर में कितना चले 60 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में कितना चले 60 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 60 किलोमीटर. तो आप हर एक आवर में कितना कवर कर रहे हो 60 किलोमीटर. तो इसका मतलब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो इसका मतलब आप किस मोशन में हो? ये यूनिफॉर्म मोशन में. और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कब कवर करोगे? जब आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है आपकी ये कैसी रहती है आपकी यहाँ पर? ये दैट इज योर कांस्टेंट रहती है. और अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो 60 माइनस 60, मान लो आप 60 की स्पीड से चल रहे हो और आपसे कोई कहे कि भाई जब ए पॉइंट पर थे तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 60 थी, उस समय टाइम कितना था आपका? सपोज 0 सेकेंड था. आप बी पॉइंट पर पहुंच गए तब भी आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 60 है और टाइम कितना लग गया आपको? 5 सेकंड लग गया. ही तो कोई पूछे टाइम कितना लगा टोटल, तो टाइम टोटल कितना लगा आपको? ये 5 सेकंड. वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 0. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा. ये तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन रहता है इसमें एक्सेलरेशन कितना रहता है आपका? ये 0 रहता है. और एक्सेलरेशन 0 का मतलब इस मोशन को और क्या बोल सकते हो आप? यूनिफॉर्म मोशन को बोला जाता है आपका ये जीरो एक्सेलरेटेड मोशन. जीरो एक्सेलरेटेड मोशन. तो अगर आपसे अब कोई सिंपल सी डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज योर यूनिफॉर्म मोशन, तो डू नॉट टेल हिम दैट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज इट्स द वेरी क्लासिक डेफिनेशन, वेरी स्मॉल क्लास डेफिनेशन. थोड़ा सा बड़े होगा आप ये बोलोगे द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज जीरो इज सेड टू बी द जीरो एक्सेलरेटेड इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन. तो एक बार पूछने वाला भी 2 मिनट सोचेगा कि इसने क्या बोल दिया. मैंने तो एक्सपेक्ट किया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन इसने पूरी कहानी क्या कर दी आपकी? ये चेंज कर दी. ये बात समझ में आ रही है? ऑन कमिंग टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज टोटली अपोजिट टू ऑल दीज 3 जो डेफिनेशंस लिखी है. तो यहाँ पर लिखा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ पर इक्वल जगह क्या कर देना आपको? ये दैट इज योर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्या कर देना? ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये बात समझ में आ रही है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब अनइक्वल है तो वेलोसिटी कैसी हो गई यहाँ पर आपकी? वेरिएबल हो गई. तो वेलोसिटी यहाँ पर कैसी हो जाएगी आपकी? दैट इज योर वेरिएबल हो जाएगी. अब अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा. या तो एक्सेलरेशन प्लस में होगा या तो माइनस में होगा. अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन बोलते हैं. और अगर वेलोसिटी आपकी घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप रिटार्डेशन बोलते हैं. ये बात समझ में आ रही है? तो अब जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 तो नहीं होगी. एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? 0 होगा. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है तो अब भी एक्सेलरेशन की 2 टाइप की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? पॉसिबल हो सकती हैं. पहली वैल्यू ये हो सकती है, चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं, 0 तो दिमाग से हटा दो. तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन क्या हो आपका यहाँ पर? ये कांस्टेंट हो. और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन ही कैसा हो यहाँ पर आपका? ये दैट इज योर वेरिएबल हो. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन वेरिएबल का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये कि एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू. सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हर समय उसका एक्सेलरेशन अगर 5 है, तो 5 एक ऐसी वैल्यू है जो 0 तो नहीं है. तो इसका मतलब ये किस मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. और दूसरी अगर हर समय उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी 2 तरीके से होते हैं. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन.
लेकिन हो सकता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे जब हम बाइक चलाते हैं या आप जिस स्कूल की बस में बैठकर आप घर जाते हो, तो स्कूल की बस हर समय सेम स्पीड से नहीं चलती है। ड्राइवर का मूड है, कहीं पर स्पीड ज़्यादा रहेगी, कहीं पर कम रहेगी, कहीं पर खड़ा ही कर देगा। तो इस कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसकी वैल्यू कभी भी जीरो आपकी नहीं आती है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है कि इसमें भाई एक्सेलरेशन को जीरो नहीं होना, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा। इस बेसिस पर इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज सेड टू बी द दैट इज योर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, और द सेकेंड वन इज योर द वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात समझ में आ रहा। दूसरा कौन सा होता है आपका ये वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या करता है आपका ये वेरी करता है। ये बात समझ में आ रही। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, ये तो एक्सेलरेशन बच्चा कब जीरो हो सकता है, जब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी सिचुएशन है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? ये बात समझ में आ रही है। तो पहली सिचुएशन तो ये कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होना ही होना है। मैं पूछ रहा हूँ क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी सिचुएशन है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? तो योर आंसर इज योर यस। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहे, तब भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर आपकी जीरो हो चुकी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालोगे जो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो रहेगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो पूरी फिजिक्स में एक्सेलरेशन को जीरो होने की केवल दो सिचुएशंस है, या तो ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, और मूव करे तो किस में से मूव करे आपका ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे, तब उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका ये दैट इज योर जीरो रहेगा। ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर क्या देखना है हमको, कुछ ग्राफ्स देखने। तो एक ग्राफ था जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ था, वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और 11th में तो मैंने बताया कि वही टॉपिक हटाए गए हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं थी हटाने की, टीचर ऑलरेडी उनको इग्नोर कर देता था। 11th में लगभग पूरी फिजिक्स पढ़नी है आपको। खैर छोड़ो, यहाँ पर आते हैं अगले टॉपिक में। ये कुछ ग्राफ्स पढ़ने जो हटाया गया, उस ग्राफ को ही मैं बताऊंगा, क्लियर। लेकिन ग्राफ में पढ़ने से पहले ग्राफ में थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है, और उस मैथमेटिक्स को क्या कर लेते हैं अपन यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी भी ग्राफ में सबसे पहले क्या निकालना पड़ सकता है आपको, ये स्लोप। और स्लोप को किससे नोट करते हैं अपन, ये एम से नोट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे जो सिलेबस में ग्राफ है या जिनसे अपन को कैलकुलेशन आती है, जिन ग्राफ से कैलकुलेशन करने को आता है इन द क्लास 11, तो वो सारे ग्राफ्स कैसे रहते हैं आपके, स्ट्रेट लाइन रहते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बस उसी से क्या करना है आपको, स्लोप को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इस तरीके से। अब ग्राफ हमेशा कहाँ खींचा जाएगा, हमेशा दो एक्सिस के बीच में खींचा जाएगा, एक्स और वाई के बीच में। और एक्स और वाई के बीच में बार बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो, ये एक्स और वाई के बीच में हो सकता है कि ग्राफ इस तरीके से आ रहा हो, ये पहली स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई के बीच में हो सकता है ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा हो आपका, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ रही है। एक्स और वाई के बीच में तीसरी स्ट्रेट लाइन भी आ रहा हो। चलो ठीक है, छोड़ो यहाँ पर ही, ध्यान समझना ही। सपोज एक्स और वाई के बीच में ये एक ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन। मुझसे पूछा जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, क्या होगा देखते ध्यान से। तो सबसे पहले ये देखो कि इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया। योर आंसर इज योर, कहाँ पर कट किया, ये यहाँ पर कट किया। जिस भी जगह किस एक्सिस को कट करना देखना, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया। जिस भी पॉइंट पर कट करे उसके राइट साइड एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ, ये मत कह देना सर ऑरिजिन तो यहाँ पर है, आगे पूरा पॉजिटिव ही पॉजिटिव, नहीं। जिस पॉइंट पर देखोगे उस पॉइंट से राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड क्या लोगे, ये माइनस लोगे। राइट साइड वाला कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड वाला कहलाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर देखो ये कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाया। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ध्यान समझना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपन कितना चले आए आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज चले आए। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर सपोज कितना एंगल बनाया आपका, ये थीटा एंगल बनाया। और अगर इस थीटा के पहले tan लगा दें, ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये tan थीटा, और ये tan थीटा ही
इस लाइन का क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो यहाँ पर है क्या आपका ये जो m इज इक्वल टू यहाँ पर कितना लिखा है आपका, ये tan थीटा लिखा हुआ है। तो स्लोप है क्या आपका? ये स्लोप ऑफ एनी लाइन इज डिफाइंड एज द, tan का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल। स्लोप ऑफ एनी लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज एंगल। किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल के पहले अगर आप tan लगा दोगे तो वो tan उस लाइन का क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर अगर थीटा को देखोगे तो थीटा इज लेस देन कितना है आपका? ये 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? और थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो यहाँ पर आपको पता है कि ASTC रूल क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है आपने। ASTC रूल ए पर होता है ऑल पॉजिटिव, और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 90 से क्या होती है? आपकी कम होती है। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो tan पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी कैसा होगा आपका? यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? सपोज मैंने इस तरीके से एक लाइन ले ली, क्लियर। अब मुझसे कोई पूछ रहा है भाई इसका स्लोप बताओ कितना होगा, तो लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया आपका? ये यहाँ पर कट किया ये एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया तो इसके आगे पॉजिटिव, इसके पहले क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, यही है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना निकल के आया? थीटा। तो उसके पहले आपने tan लगा दिया तो क्या बन गया? tan थीटा। इस लाइन का स्लोप निकल आएगा, tan थीटा आ जाएगी। लेकिन यार थीटा देखोगे तो 90 से ज़्यादा है, और अगर थीटा आपको 90 से क्या होता है? ज़्यादा होता है तो अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसाइन ही क्या रहते हैं? साइन और कोसेक ही क्या रहते हैं? केवल आपके पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा नेगेटिव हुआ तो स्लोप कैसा हो जाएगा आपका? ये नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं स्लोप और क्या क्या हो सकता है। सपोज यहाँ पर इस लाइन की जगह अगर आपके पास ये इस तरीके से एक लाइन, तो ये भी तो एक लाइन ही है। ये बात समझ में आ रहा है? अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से कैसी है? पैरेलल है। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? क्योंकि जितनों का भी स्लोप निकाला था अपन ने एंगल किसके साथ देखा था? एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है यहाँ पर आपका? ये 0 डिग्री। तो अगर इस लाइन के एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? तो थीटा जगह 0 रख दोगे, tan 0 होता है कितना आपका? 0। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका? 0 भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर इस तरीके से लाइन आ जाए, ये किस लाइन का स्लोप 0 है? एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के कैसी है? पैरेलल। द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए या पैरेलल टू वाई एक्सिस, ध्यान समझना, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो इसका स्लोप निकालना। ध्यान से देखो यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है आपकी? यहाँ पर कट कर रही है। अगर ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है तो इधर प्लस है और इधर कैसा है आपका? ये माइनस है। तो पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा कितना निकल के आ रहा है? 90 डिग्री। और tan थीटा जगह tan 90 रखोगे, tan 90 कितना आता है? इनफाइनाइट, या जिसी को क्या बोलते हो आप? नॉट डिफाइन बोलते हो। इसका मतलब स्लोप कैन कैरी एनी ऑफ द वैल्यू। स्लोप की क्या होती है? किसी चीज की वैल्यू हो सकती है। अब ध्यान समझना, अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव होगा, थीटा अगर इक्वल टू 0 है तो स्लोप 0 हो जाएगा, और अगर थीटा यहाँ पर आपका 90 हो जाए तो स्लोप कितना हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मुझसे कोई कहे कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, तो एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 होगा तो इसका स्लोप कितना होगा? 0 डिग्री। अगर आपसे कोई कहे कि वाई एक्सिस का कितना स्लोप होगा, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपका? ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, इन डायग्राम्स में आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्लियर? सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये स्लोप इज व्हाट? तो स्लोप इज व्हाट? दैट इज योर, इट इज डिफाइंड एज द tangent of the angle made by line in anti-clockwise manner with
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनने वाले के पहले अगर आप tan लगा दोगे तो जो tan थीटा निकल के आएगा उसी को उस लाइन का क्या बोल दोगे आप, ये स्लोप बोल दोगे। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको अपन इस तरीके से हटा रहे हैं। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा हूँ, इन प्रॉब्लम्स में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो दैट इज योर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर फाइंड स्लोप। क्लियर? डायग्राम नंबर है, सपोज ये क्या है आपका, ये इस तरीके से ये एक लाइन थी, इसका ये एंगल दिया है कितना आपका, ये 120 डिग्री। कह रहा है इस लाइन L1 का स्लोप बताओ, दैट इज योर एक्स यहाँ दिया और यहाँ पर क्या दिया आपका, ये वाई दिया हो। क्लियर? फिर यहाँ पर एक वी डायग्राम बना रहे हैं अपन। तो वी डायग्राम कैसा है, कुछ आपका इस तरीके से, ये दैट इज योर एक्स एंड दैट इज योर वाई। तो यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से जो यहाँ पर कट कर रही है ये, और इसका यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना आपका, ये दैट इज गिवन एज योर 120 डिग्री। तो कह रहा है इस लाइन का क्या बताओ आप, ये स्लोप बताओ। ये बात समझ में आ रही है? तो अब सब कुछ भूल के सबसे पहले ये देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। कौन सा थीटा लेते हैं, तो इस थीटा के लिए क्या करना है अपने को, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी डिसाइड करनी। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो इस लाइन को सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पर कट कर रही है, इसके आगे प्लस, इसके पहले माइनस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, मतलब अगर ये एंगल मिल जाए तो इसी एंगल के पहले अगर tan लगा देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। अब केवल इस एंगल की क्या देखना, अपने को वैल्यू देखना। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये दैट जो 180 माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा tan 60, तो इसका स्लोप कितना आ गया यहाँ पर आपका, ये √3 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहाँ पर अगर इस डायग्राम में कोई पूछे इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो सबसे पहले ये देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, तो यहाँ पर कट कर रही है। इसके राइट साइड चीज़ें प्लस होंगी, लेफ्ट साइड चीज़ें क्या होंगी आपकी, माइनस होगी। तो राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड क्या कर दिया मैंने, ये माइनस कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखोगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बन रहा है, थीटा। मतलब अगर ये एंगल निकल आए तो अपन इसका स्लोप लिख देंगे, एम इज इक्वल टू कितना लिख देंगे यहाँ पर आप, ये tan थीटा लिख देंगे। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी। अब देखो अगर ये 120, तो ये एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 180 है, तो 180 में से 120 गया, ये कितना हो गया 60। यहाँ पर एक्सिस से कट कर रही थी, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ट्रायंगल्स के इनसाइड एंगल्स का सम कितना होता है आपका, ये 180 डिग्री। तो 90 प्लस 60 150, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये दैट इज जो 180, तो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा आपका, ये दैट इज जो 150 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका tan 150 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? tan 150 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√3। क्लियर? तो यहाँ पर देखोगे तो स्लोप कैसा आ गया आपका, ये नेगेटिव आ गया। अब स्लोप के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं अपन, ये कि नो डाउट स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और कौन सा थीटा होता है हमेशा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस सेंस में होता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है। इतना जरूर आपको याद रखना। क्लियर? अब यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, देखो ये ज्यादा काम आएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्लियर? जब आप फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करोगे ना और लाइन का स्लोप निकालना होगा, तो ये फार्मूला आपका ज्यादा काम आए, क्योंकि लाइन का नॉर्मली एंगल आपको नहीं दिया रहता और आगे के जितने भी पोर्शन एक टर्न में पूरा लगेगा आपको। ग्राफ पढ़ाने में 1 2 3 टर्न में ये पूरा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा अपना, फिनिश हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा इसी हफ्ते फिनिश करने की, एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। क्लियर? सो यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि सपोज मेरे पास ये इस तरीके से, ये क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस और ये कैसी वाई एक्सिस। यहाँ से कह रहा है एक लाइन जा रही है इस तरीके से। इस लाइन पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, ये बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका ये, दैट इज योर x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका ये x1, y1। हमसे कोई पूछा ये एक लाइन है, तो इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा। अगर हम ये एंगल मिल जाए थीटा, तो अपन क्या कर देंगे, इसका स्लोप बता देंगे। ये बात समझ में आ रहा? लेकिन अपने पास तो ये एंगल थीटा है ही नहीं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, पूरा इसको डिराइव करके देखते हैं यार, क्या आता है क्या नहीं है। क्लियर? सो यहाँ पर क्या है आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ पर क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर ये एक लाइन है। तो 2 पॉइंट्स होकर पास हो रही है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपका x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका x2, y2। और अगर ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब
ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी x1 और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई y1। और अगर इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी x2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर आपकी ये y2 हो गई। ये बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर? अपने पास ये स्ट्रेट लाइन थी तो हमसे पूछा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ जो 2 पॉइंट्स होकर पास हो रही। तो अपन ने देखा x एक्सिस को यहाँ कट किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो और एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा निकल आए किसी भी तरीके से इसके पहले tan लगा देंगे, अपना स्लोप आ जाएगा ये। तो इसके ए पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से करते हैं। अब ये और ये पैरेलल, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये थीटा होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यू कितनी y1, ये पूरी कितनी y2, तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। ये पूरी x2, ये पूरी x1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये x2 माइनस x1 हो जाएगी। और हमसे कोई पूछे स्लोप कितना होगा तो m इज इक्वल टू tan थीटा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा, क्योंकि यही थीटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में जाए, जो कि कैसा ट्रायंगल है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ से ये, दैट इज y2 माइनस y1, और बेस कितना है यहाँ पर आपका ये x2 माइनस x1। दिस इज सेड टू बी द स्लोप। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक लाइन है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स होकर पास हो रही तो उसका स्लोप कितना होगा आपका ये, तो दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई कितना होगा आपका x2 माइनस x1 होगा। मतलब क्या है यहाँ पर आपका, ये ध्यान से देखना इसको, ये ध्यान से देखो। जैसे कोई कहे कि एक लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही, एक पॉइंट 5,6 है और दूसरा पॉइंट 10,2 है। कह रहे इस लाइन का स्लोप बताओ। तो किसी भी पॉइंट को जिसको मन करे बच्चा उसको x1, y1 बोल दो, और जिसको मन करे उसको x2, क्या बोल दो, y2 बोल दो। हमारे पास 2 पॉइंट दिए, तो स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब वैल्यूज रखो, y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 6 है, दैट इज 2 माइनस 6, x2 माइनस x1 10 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से तो जो भी वैल्यूज निकल के आएगी दैट इज योर -4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। तो ये जो -4 अपॉन 5 है ये क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया। तो आपके पास स्लोप निकालने के 2 ऑप्शन। अगर आपको एंगल दिया हो तब तो कोई इशू ही नहीं है, यू कैन अप्लाई tan थीटा। लेकिन अगर आपको एंगल ना दिया हो तब भी अगर आपको स्लोप निकालना हो तो उस कंडीशन पे क्या करोगे, आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे और उन दोनों पॉइंट से फॉर्मूला लगाओगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर अभी अपन को ग्राफ देखने हैं डिफरेंट। तो सबसे पहले देखें कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ आपके सामने आएंगे। क्लियर? सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि कितने टाइप के ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट होंगे जब आप फिजिक्स में ग्राफ पढ़ने जाओगे, और नेक्स्ट टर्न पे ही अपने को सारे ग्राफ पढ़ने। तो 3 टाइप के ग्राफ्स आपको नॉर्मली मिलेंगी। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज योर फर्स्ट टाइप, दैट जो y और क्या है आपका ये x है, तो ये कैसा है, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। क्लियर? और यहाँ पर इस तरीके से ये कैसा रहेगा आपका ये, दैट इज योर, ये रहेगा आपका सेकंड ग्राफ। और यहाँ पर लास्ट में कैसा रहेगा आपको इस तरीके से ये रहेगा आपका थर्ड ग्राफ। ये बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली जो फिजिक्स में जो ग्राफ मिलेंगे आपकी वो कुछ इसी तरीके से मिलेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ ग्राफ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। सबसे पहला कौन सा ग्राफ होता है आपका ये, दैट इज योर इंक्रीजिंग ग्राफ होता है यहाँ पर ये। फिर दूसरा ग्राफ कौन सा होता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर कॉन्स्टेंट ग्राफ होता है ये। और नेक्स्ट कौन सा होता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर, ये होता है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, दूसरा कांस्टेंट ग्राफ होता है, और तीसरा कौन सा ग्राफ होता है आपका ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो अब इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है, ध्यान समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से इधर सुनो, इधर ध्यान सुनो इधर। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो आप x1, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट ले लो x1 पर देखो तो इस ग्राफ के y1 की वैल्यू की y की वैल्यू कितनी, y1। आपने x1 को बढ़ा दिया, कितना कर दिया x2, भाई आगे जाने पे x बढ़ेगा। अब x2 पर देखो तो y की वैल्यू भी y1 से बढ़कर कितनी हो गई, y2 हो गई। मतलब यहाँ पर x बढ़ाने से y बढ़ रहा है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें x बढ़ाने से y क्या हो, बढ़ेगा। देखो ध्यान से, x के बढ़ने से ग्राफ राइट साइड जाएगा, y के बढ़ने से ग्राफ ऊपर जाएगा। अब ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जा रहा,
इस तरीके का जाने के मतलब ये ग्राफ राइट साइड भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है आपका वाई बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है, जिसमें एक्स के बढ़ाने पर वाई अपने आप क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं आप, ये इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। कांस्टेंट ग्राफ क्या होता है, सपोज यहाँ पर इस ग्राफ को पीछे टच किया और सपोज यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है आपकी है, दैट इज योर 10। अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, दैट इज योर x1 पर देखा तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर आपने एक दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पर, कौन सा, x2 पर भी देखा तब भी y की वैल्यू क्या है, 10 है। तो एक एक्सिस की वैल्यू तो बढ़ रही है, क्या दूसरी एक्सिस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो इस ग्राफ को क्या बोलोगे, कांस्टेंट ग्राफ। जब एक वेरिएबल को बढ़ाने पर दूसरा वेरिएबल कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर ही तो यहाँ पर है क्या, ये कि एक्स को बढ़ा रहे हो लेकिन वाई यहाँ पर बढ़ नहीं रहा, ध्यान समझना। ही अब मैंने क्या बताया था, एक्स को बढ़ाओगे तो ग्राफ राइट साइड जाएगा, वाई बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ केवल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ग्राफ क्या है, ये ऑन इंक्रीजिंग एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर आपका, ये कांस्टेंट है। तो अगर ग्राफ इस तरीके से है तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट ग्राफ कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये आपने यहाँ पर एक वैल्यू ली, क्या ये x1, और x1 की वैल्यू पर आपने देखा कि इस ग्राफ में y की वैल्यू कितनी थी आपकी, यहाँ पर ये y1 थी। फिर आपने एक दूसरी वैल्यू ली, कौन सी, यहाँ पर x2 में y की वैल्यू कितनी हो गई, y2। जहाँ पर x को बढ़ाया गया वहाँ y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अगर आप x को बढ़ाओ और y अगर डिक्रीज हो जाए तो कौन सा ग्राफ बनेगा आपका, ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो कितने टाइप के ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 टाइप के ग्राफ दिख रहे हैं। ये एक इंक्रीजिंग है, दूसरा कौन सा है, कांस्टेंट ग्राफ है, और तीसरा कौन सा है आपका, डिक्रीजिंग ग्राफ। तीनों के बारे में एक बात और कर लेते हैं। ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, अगर इस ग्राफ को पीछे की तरफ अगर आप कट करोगे और यहाँ पर ये प्लस और माइनस लोगे और प्लस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रॉ करोगे तो इसका थीटा हमेशा कितना आएगा, लेस देन 90। मतलब जिस ग्राफ का स्लोप निकाले और थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप हमेशा कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। क्योंकि थीटा अगर लेस देन 90 होता है तो tan 90 कैसा होता है आपका, हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा 0 से बड़ा, मतलब कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर आप इसका देखोगे एंगल, ये इसका एंगल जो थीटा आएगा ये 90 से कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो tan थीटा मतलब tan 90 से ज़्यादा tan नेगेटिव हो जाएगा। इसका स्लोप कैसा होता है, हमेशा आपका लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। और ये लाइन किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने बताया था कि स्लोप कितना होता है आपका, 0 होता है। तो आप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जो कांस्टेंट कर्व है इसको स्लोप के बेसिस पर भी क्या कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। एक ऐसा कर्व बनाओ जिसका स्लोप निकालो और स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसमें एक वेरिएबल को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा। और एक ऐसा कर्व बनाओ जिसमें स्लोप 0 आ जाए तो इसका मतलब ये कांस्टेंट कर्व का ग्राफ है। एक वेरिएबल बढ़ाओगे दूसरे की वैल्यू फिक्स रहेगी। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं, अगर आप ये स्लोप अगर नेगेटिव आ जाता है तो इससे मतलब एक वेरिएबल को बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, ये कम हो रही है, तो इसलिए स्लोप कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा फिजिक्स उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर, और इसको नेक्स्ट पर ही देखते हैं। ओके, थैंक यू।